औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद नज़ीम वानी और आप देख रहे हैं ब्राइट किड। तो आज मैंने एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक आज मैंने चुना है। शायद ही इस तरह का वीडियो इस टॉपिक के ऊपर आपको यूट्यूब में भी अवेलेबल ना हो। तो ये जो टॉपिक है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक है। तो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी 1 का टॉपिक है। तो टॉपिक जो है मेरे पास वो है वायरल इन्फेक्शन। तो इन दिस टॉपिक आई विल डिस्कस अबाउट सम पैरामीटर्स। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन बताऊंगा मैं आप लोगों को। इंट्रोडक्शन के अंदर इसकी डिफिनेशन होगी भाई, इसके इसके इंपॉर्टेंस होंगे, इम्पैक्ट्स ऑन हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट्स हैं ये होंगे। फिर नेक्स्ट मेरे पास जो होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस होगा कि वायरस की कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे। एक वायरस होगा तो उसके अंदर ये फीचर्स होने चाहिए, ये फीचर्स, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, कंपोजिशन ऐसी होनी चाहिए, इसका रिप्लिकेशन प्रोसेस इस तरह का होना चाहिए। जैसे कि स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन की बात करेंगे, हम रिप्लिकेशंस की बात करेंगे इस टॉपिक के। तो कॉमन वायरल इन्फेक्शंस की बात करेंगे। तीसरा जो इसका मेरे पास जो आउटलाइन है जो है, मेरे पास कॉमन वायरल इन्फेक्शंस हैं। जैसे कि आपके पास कुछ रिस्पायरेटरी वायरसेस हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंजा है जो फ्लू काज कर रहा होता है, कॉमन कोल्ड है जिसको हम रेनो वायरस कहते हैं, कोविड-19 है आपके पास, कोरोना वायरस कहते हैं जिसको आप। तो फिर हमारे पास कुछ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल आपके पास जो हैं वायरसेस हैं, जैसे कि आपके पास नोरो वायरस है, रोटो वायरस है। फिर इसके अलावा हमारे पास डर्मेटोट्रॉपिक वायरसेस हैं। तो इनमें हमारे पास हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस की बात करेंगे, वर्सीला ज़ुस्टर वायरस की बात करेंगे। तो फिर हम इसके अलावा इसके बाद हम बात करेंगे ट्रांसमिशन के ऊपर। ये एक वायरस जो है एक जगह से कैसे, कहाँ से एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है। तो हम इसमें बात करेंगे एयरबोर्न ट्रांसमिशन की बात करेंगे, कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन की बात करेंगे, वेक्टर बोर्न ट्रांसमिशन की बात करेंगे, और भी ट्रांसमिशन हम बताएंगे। फिर उसके बाद प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की बात करेंगे। एक वायरस जो है भाई, इसमें जो है इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो बात आएंगे हम में। वैक्सीनेशन है हमारे पास, इसमें हम बातें कहेंगे वैक्सीनेशन के बारे में, हाइजीन की बारे में बात करेंगे, एंटीवायरल मेडिकेशन की बात करेंगे। तो फिर नेक्स्ट हमारे पास जो है चैलेंजेस की बात करेंगे, चैलेंजेस इन ट्रीटमेंट। तो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट आपको किस तरह के चैलेंजेस को फेस करना होता है, जैसे कि हम बताएंगे कि भाई जो हमारे पास एज़ कम्पेयर टू बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जो ड्रग्स हैं, हमारे पास वायरल इन्फेक्शन ड्रग्स बहुत ही कम है। क्यों कम है, ये सारी बातें हम बताएंगे। ड्रग की डिलीवरी की बात बताएंगे, ये सारी चीज़ें हम इसमें क्लियर करेंगे। सो आई विल डिस्कस अबाउट फर्स्ट पैरामीटर इन वायरल इन्फेक्शंस। तो वायरल इन्फेक्शन किसे कहते हैं? सबसे पहले सवाल है कि भाई वायरल इन्फेक्शन ही किसे कहते हैं? वायरल इन्फेक्शन एक ऐसी कंडीशन है जो काज्ड होती है किसी वायरस का इन्वेजन होना, बॉडी के अंदर इंटर हो जाना, सेल के अंदर इंटर हो जाना और उसको इफेक्ट करना। तो उसको हम क्या कहेंगे? वायरल इन्फेक्शन कहेंगे। किसी सेल को इन्फेक्ट करने को हम क्या कहेंगे? वायरल इन्फेक्शन। तो अभी आपको पता है कि बॉडी ही सेल्स पर मुश्तमिल है, तो सेल ही इन्फेक्ट होंगे तो वो तो बॉडी ही इन्फेक्ट होगी। तो इसमें रीज़न क्या है? वायरस को आपको पता है कि वायरस आपके पास 5 किंगडम में मौजूद नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको बॉर्डर लाइन में रखा है। कुछ अगर होस्ट बॉडी इसको मिल जाए तो ये एज अ लिविंग थिंग काम कर रहा होता है। होस्ट बॉडी इसको नहीं मिल रही होती है तो ये एज अ नॉन लिविंग बिहेव कर रहा होता है, इसलिए इसको नहीं रखा। ये इसको रिप्लिकेट होना, इफेक्ट करना किसी बॉडी को, इसको मल्टीप्लाई होने के लिए किसी लिविंग होस्ट का होना लाजमी है। तो ये इसलिए किसी होस्ट के अंदर चला जाता है और उसके अंदर वो खुद को रिप्लिकेट कर रहा होता है और वो फिर मल्टीप्लाई हो रहा होता है, फिर उसको बॉडी को इफेक्ट कर रहा होता है, इन्फेक्ट कर रहा होता है। फिर मैंने बात की थी ना कि मैं इंट्रोडक्शन में वायरल इन्फेक्शन है क्या वो बताऊंगा। फिर मैंने इंपॉर्टेंस बताने को कहा था। इसकी इंपॉर्टेंस में बताऊं तो सबसे पहले आपके पास जो है तो इम्यून सिस्टम एक्टिवेशन है। जब भी कोई वायरस आपकी बॉडी के अंदर इंटर होगा तो वो ट्रिगर करेगा इम्यून सिस्टम को, वो ट्रिगर करेगा इम्यून सिस्टम को। फिर हमारा इम्यून सिस्टम क्या होगा? एक्टिवेट होगा। जब इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा तो फिर इम्यून सिस्टम चाहेगा कि भाई मैंने इसको मारना है, एलिमिनेट करना है। इसकी वजह से देखें आपको क्या होती है, फीवर होती है। तो सिम्टम्स क्या हैं? इम्यून सिस्टम एक्टिवेशन की, फटीग होगी, फीवर होगी, इन्फ्लेमेशन होगी। फिर रिसर्च की बात करते हैं। तो अभी आप किसी वायरल इन्फेक्शन हो गई किसी को, फिर उसके ऊपर आप रिसर्च करोगे। जैसे कोविड-19 आया था, कोविड-19 हुआ तो किसी लिविंग थिंग के ऊपर फिर उन्होंने क्या कि रिसर्च करना स्टार्ट किया, उसके स्ट्रैंड्स को पढ़ा, वो सारा सिस्टम, वो वैक्सीनेशन जो भी बनाना है उसको स्टडी करने के लिए ये वायरल इन्फेक्शन बहुत ही आपके पास क्या इंपॉर्टेंट काज है, इंपॉर्टेंट साबित होती है। तो फिर है आपके पास बता सकते हैं कि भाई अंडरस्टैंडिंग डिजीज मैकेनिज्म। तो ये डिजीज़ का मैकेनिज्म आप समझ सकते हो कि ये किस रूट के ज़रिए आया है, ये किस एरिया को आपके पास बॉडी के अंदर इफेक्ट कर रहा होता है और इसका क्या मैकेनिज्म है, इन्फेक्ट करने का मैकेनिज्म क्या है बॉडी के अंदर।
वो सारा आपको पता होगा, तो आप मेडिकेशंस भी आप बना सकते हैं। तो ये बातें हैं, तो ये हमारे पास थी इम्पोर्टेंस की बात है। फिर इम्पैक्ट्स ऑन हेल्थ की बात करेंगे, तो कुछ वायरसेस आपको पता है कि नर्वस सिस्टम को डैमेज करते हैं, कुछ वायरसेस आपको पता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इंटेस्टाइन को डिस्टर्ब करते हैं, कुछ वायरस आपको स्टोमक को डिस्टर्ब करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, डिसऑर्डर्स या वायरसेस आप कह सकते हैं। कुछ आपके पास इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल जो होते हैं, कुछ ऐसे लोग जिनका इम्यून सिस्टम वीकेंड हो, तो वो उनके इम्यून सिस्टम के ऊपर इफेक्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं आपके पास। ये चीज़ें हैं, हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास मैंने कहा कि रिस्पायरेटरी वायरसेस की बात करते हैं। कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो सिर्फ रिस्पायरेटरी जो आपके पास ट्रैक है वहाँ ही वो इफेक्ट काज करते हैं। जितने भी आपके पास रिस्पायरेटरी वायरसेस जो हैं, उन सब के जो है मैं क्या कहते हैं सिम्टम्स तकरीबन सेम ही है। जैसे कफिंग होना, कंजस्शन होगा ना, डिफिकल्ट लंग्स को इफेक्ट करना, आपकी विंड पाइप को इफेक्ट करना, ये तमाम चीज़ें इसमें आ रही होती हैं। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो आपके पास डिस्ट्रेस जो है, आपके पास वायरस जो है वो सिर्फ आपके पास से जीआईटी को इफेक्ट करेंगे। इतना भी स्टोमक भी हो सकता है, इंटेस्टाइन भी हो सकता है। इसके भी तकरीबन आपके पास जो सिम्टम्स हैं तमाम के तमाम तकरीबन सेम होंगे। तो जैसे कि आपके पास जो है, मेरे पास मैंने बताया कि नोज़िया होगा भाई, वोमिटिंग होगी, डायरिया होगा, अब्डोमिनल पेन होगा, ये चीज़ें हैं। न्यूरोलॉजी जो आपके पास हैं वो सिर्फ न्यूरल सिस्टम को, आपके नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेंगे, जैसे मेनिंजाइटिस से, ठीक है। तो इस तरह की ये चीज़ें हैं। इम्यून सिस्टम की तो मैंने आप लोगों को बात की कि फिर इसके बाद लॉन्ग टर्म इफेक्ट की मैंने बात की। तो ये सारा था आपके पास इम्पैक्ट्स ऑन हेल्थ के ऊपर, ये बातें थी। अभी मैंने कहा था कि द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ वायरस एंड इट्स रिप्लिकेशन। तो ये आपका फर्स्ट जो पैरामीटर था वो क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट पैरामीटर जो आपके पास जो है वो स्ट्रक्चर, कंपोजिशन ऑफ वायरस एंड इट्स रिप्लिकेशन। उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी कंपोजिशन कैसी है, वो किस तरह रिप्लिकेट करता है, ये बहुत ही अहम टॉपिक है। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर और कंपोजिशन की बात करते हैं, सॉरी। तो जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं, तो आपके पास कोई भी वायरस जो है, वायरस में भी पॉसिबल कि वो डीएनए से बना हो, आरएनए से बना हो, वो सिंगल स्ट्रैंडेड हो या डबल स्ट्रैंडेड हो। वायरस दोनों तरीकों से हो सकते हैं, तरीकों के हो सकते हैं। कैप्सिड, अभी जितना भी उसका जेनेटिक मटेरियल है, सबसे पहले उसका जेनेटिक मटेरियल तो आपको पता हो गया कि भाई वो डीएनए, आरएनए और सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड हो सकते हैं। तो अभी उसका जो जितना भी जेनेटिक मटेरियल है वो एक इन्वेलप जिसे आप कह सकते हैं, या सराउंडेड बाय ए प्रोटीन जिसको आप कहते हैं कैप्सिड कहते हैं, ठीक है। कैप्सिड, वो मैंने यहाँ लिखा भी है, द प्रोटीन कोड सराउंडिंग टू जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड कैप्सिड, ठीक है। ये चीज़ें हैं। कैप्सिड बना है प्रोटीन सब यूनिट से। अभी ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि भाई कैप्सोमर क्या है। कैप्सोमर क्या है? कैप्सोमर आप कहेंगे कि कैप्सिड इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन सब यूनिट, दिस सब यूनिट इज कॉल्ड कैप्सोमर। आप उस सब यूनिट को कैप्सोमर कहते हैं, ठीक है। ये भी इन्वेलप की बात करेंगे आप, इन्वेलप की बात, ये इन्वेलप जो है पूरे सब पे आपके पास जितने भी वायरस, उन सब में तो नहीं होता है, लेकिन कुछ वायरसेस में आपके पास इन्वेलप भी हो सकती है। तो इन्वेलप जनरेट कैसे होती है? अभी आपके पास प्रोटीन कोड जो है उसके बाहर भी इन्वेलप होती है। वो इन्वेलप कहाँ से जनरेट होती है? ड्यूरिंग इन्वेजन, जब ड्यूरिंग इंडोसाइटोसिस सेल के अंदर जब वो इन्फेक्शन करने के लिए वायरस जा रहा होता है, उसकी सेल मेम्ब्रेन के कुछ हिस्से को लेके अंदर जा रहा होता है, तो वो जो उसको क्या करती है, इन्वेलप की तरह काम कर रही है, उसको सराउंड करती है उसके प्रोटीन कोट को। तो उसको हम इन्वेलप कहते हैं, वहाँ से जनरेट होती है। ह्यूमन सेल मेम्ब्रेन से जनरेट होती है। तो ये हो गया आपके पास। स्पाइक्स की बात करते हैं, तो कुछ आपके पास वायरस में इन्वेलप के ऊपर भी कुछ स्पाइक्स होते हैं, जिनको यूज़ करते हुए वायरस क्या कर रहा होता है, किसी भी सेल के साथ अटैचमेंट कर रहा होता है, ठीक है। जब अटैचमेंट होगी तो फिर इन्वेजन होगी, फिर इन्वेजन होगी, फिर वहाँ अनकोटिंग होगी, फिर अनकोटिंग होगी, तो फिर वो कोई भी डिजीज़ का इन्फेक्ट कर सकता है, हाईजेक कर सकते हैं सेल को। तो फिर है आपके पास ये चीज़ें आपको समझ आ गई। फिर है आपके पास नेक्स्ट है रेप्लिकेशन प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। स्ट्रक्चर आपने समझा। अब रेप्लिकेशन प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले है अटैचमेंट। मैंने कहा कि भाई स्पाइक्स उसमें हैं, स्पाइक्स के ज़रिए वो क्या होगा, अटैच्ड होगा, किसी भी सेल के साथ वो अटैच होगा स्पाइक्स की मदद से। द वायरस अटैच टू स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन द सरफेस ऑफ द होस्ट सेल।
अभी उस स्पाइक्स के ज़रिए वो स्पेसिफिक सेल के साथ क्या होगा, होस्ट सेल के साथ वो अटैच्ड होगा। जब अटैच होगा तो अटैच में दो चीज़ें, एक प्रोटीन है आपके पास, और होस्ट सेल रिसेप्टर, दोनों सरफेस प्रोटीन है। किसका सरफेस प्रोटीन है भाई? आपके पास जो है सरफेस प्रोटीन ऑफ वायरस से और होस्ट सेल रिसेप्टर की दूरी की कम्बिनेशन से वो क्या होती है, अटैचमेंट होती है। फिर उसके बाद इन्वेजन कहें या एंट्री कहें, तो जब वो क्या होगा कि भाई जब वो अटैच होगा तो फिर वो इन्वेट करेगा, वो इंटर होगा बॉडी के अंदर, सेल के अंदर, सॉरी सेल के अंदर। ये थ्रू क्या किसके ज़रिए से होगा? फ्यूजन होगी, फ्यूजन के ज़रिए वो इंटर होगा। फिर एंट्री के बाद इसको आप इंडोसाइटोसिस भी कह सकते हैं, पहले भी मैंने कहा था आप लोगों को। तो फिर उसके बाद आपके पास फिर वो जेनेटिक मटेरियल अंदर सेल के अंदर डाल देगा वो, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी क्या होगी, अनकोटिंग होगी। जितना भी आपने जो है वो सेल के अंदर वो वायरस आया है तो जो क्या करेगा कि अपने आप को अनकोट करेगा, कैप्सिड को क्या करेगा, अनकोटिंग करेगा, कैप्सिड को छोड़ देगा। जैसे कि आप घर के अंदर जब गर्मी होती है तो आप किसी कोट को उतारते हैं, तो इसी तरह वो भी क्या करेगा कि जब अंदर आएगा तो कंडीशन देखेगा कि यार उसके लिए क्या है, फेवरेबल हैं, तो वो उसकी अनकोडिंग हो जाएगी। अनकोडिंग होगी तो फिर वो क्या करेगा, उसके अंदर किसी ऑर्गेनेली को, किसी पूरे सिस्टम को वो हाईजैक करेगा। फिर ये बात भी हो गई। फिर रिप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, अभी वो अंदर आ गया तो आपको पहले भी पता था कि भाई ये तो इसको रिप्लिकेट होने के लिए, ट्रांसलेट होने के लिए, ट्रांसक्रिप्शन होने के लिए किसी होस्ट सेल का होना लाजमी है। अब ये होस्ट सेल के अंदर आ चुका है तो अब ये रिप्लिकेट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। रिप्लिकेट कैसे करेगा कि वो उस सेल की ही जो जेनेटिक मशीनरी है, जितनी भी मशीनरी है, उसको यूज़ करेगा और फिर वो रिप्लिकेट होना स्टार्ट करेगा। ये मैंने कहा कि ये तो सेल को हाईजैक कर रहा है। जब सेल को ही हाईजैक करेगा तो वो सेल सारा इसके कंट्रोल में है, तो जो भी करना हो ये कर सकता है। जैसे कि कोई भी चीज़ हाईजैक हो जाती है तो जो हाईजैक करने वाला जो करना चाहे वो कर सकता है। इसी तरह सेल के अंदर भी ऐसा हो रहा होता है। इसके बाद ये यहाँ जो है ट्रांसलेशन होती है, तो ये क्या करता है, होस्ट सेल राइबोसोम को इस्तेमाल करते हुए आरएनए को, वायरल आरएनए को प्रोटीन्स में कन्वर्ट करते हैं। आपको पता है कि राइबोसोम का काम ही प्रोटीन सिंथेसिस ही है। फिर बडिंग ऑफ, अभी पूरा का पूरा जो है कंपार्टमेंट्स इसके बन गए किसी सेल वायरल इन्फेक्शन, वायरल वायरस के, तो अभी उसको बडिंग ऑफ होना है। तो ये क्या होगा भाई, पूरा सेल में पूरा वो वायरस बन गया है अभी, तो वो क्या करेगा कि इस सेल को तो इफेक्ट उसने कर दिया, इस सेल को उसने डिस्टर्ब तो कर दिया। फिर उससे दूसरे सेल में जाना है तो फिर उसको एक्सोसाइटोसिस होना होगा, सेल से बाहर जाना होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, बडिंग ऑफ कहते हैं, या बडिंग या लाइसिस कहते हैं। तो ये हो गया एक्वायरिंग आपके पास डेवलप ड्राइव फ्रॉम द, ये चीज़ें आपकी। फिर वहाँ से जाते हुए भी वो क्या कर सकता है, जाते हुए सेल मेम्ब्रेन को लेके भी जा सकता है। सेल मेम्ब्रेन का कुछ हिस्से को लेके जाएगा तो वो इन्वॉल्व्ड होगा। जाते हुए अगर सेल मेम्ब्रेन को कुछ कंपार्टमेंट नहीं ले जाएगा तो वो आपके पास नॉन इन्वॉल्व्ड हो सकता है, ठीक है। फिर वो रिलीजिंग वो हो गया आपके पास, फिर वो किसी और सेल को इफेक्ट करेगा, साइकिल जारी और सारी रखेगा। फिर मैंने बात की थी कि मैंने कहा कुछ वायरसेस की मैंने बात करेंगे, कुछ कॉमन इन्फेक्शंस की बात करेंगे। तो मैंने कहा था रिस्पायरेटरी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल वायरसेस की मैं बात करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले रिस्पायरेटरी वायरसेस की मैं बात करूँ तो वो ऐसे वायरसेस हैं जो आपके पास सिर्फ रिस्पायरेटरी सिस्टम को क्या कहते हैं, वो इफेक्ट करते हैं। इट में भी माइल्ड भी हो या सीवियर भी हो। माइल्ड हो तो आपके पास फ्लू वगैरह है, जो है इन्फ्लुएंजा वो करते हैं, माइल्ड है, वो हो सकता है, कॉमन कोल्ड हो सकता है। फिर इसके अलावा कुछ सीवियर में आपके पास देखा जाए तो कोविड-19 है जो आपको क्या कर रहा है, तो आपको पता है बहुत ज़्यादा अमवात हो गई इसकी वजह से, ठीक है, दुनिया में। तो ये एक सीवियर था, ठीक है। कुछ सीवियर हो सकते हैं, कुछ आपके पास माइल्ड हो सकते हैं, ये बात अलग है। लेकिन देखा जाए तो हमारे पास सबसे पहले मैं बात बताऊं कि इन्फ्लुएंजा वायरस की बात बताऊं तो वो फ्लू काज करता है, जुकाम फ्लू काज करता है। इस मैंने पहले भी कहा था कि जितने भी रिस्पायरेटरी वायरसेस हैं उन सब के सिम्टम्स तकरीबन रिजेंबल करते हैं एक दूसरे के साथ। तो इसकी भी सिम्टम्स क्या है, फीवर है, चिल है, कफ है, सॉर थ्रोट है, आपके पास मसल एचिस हैं, ठीक है। तो ये हो गया। रीनो वायरस आपके पास, नेक्स्ट वायरस जो है रिनो वायरस है। रिनो वायरस की बात करते हैं, कॉमन कोल्ड काज करता है।
इसके भी सिम्टम्स तकरीबन सेम ही है। रनी नोज, स्नीजिंग, कफिंग एंड सोर थ्रोट वही है। तो इसके बाद आपके पास जो है, हाँ, ये है आपके पास कोरोना वायरस की बात करते हैं। तो ये कोरोना वायरस तो आपके हर किसी को पता है कि ये क्या है क्या नहीं, ये है। तो सब देखा जाए तो कोरोना वायरस से इट में भी आपके पास माइल्ड कोल्ड भी काज कर सकता है, लेकिन कुछ इसके कुछ ऐसे स्ट्रेन्स हैं, कुछ इसमें कुछ ऐसी म्यूटेशंस आई हुई है जो बहुत ही सीवियर इलनेस काज कर सकते हैं। जैसे कि आपका लंग्स को इफेक्ट कर सकते हैं, पूरा का पूरा लंग्स को इफेक्ट कर सकते हैं, आपके विंड पाइप को, ट्रकिया को इफेक्ट कर सकते हैं। आपका इतने भी, ये कहने का मतलब ये है, जितना आपके रिस्पायरेटरी ट्रैक है आपके पास उसको इफेक्ट कर सकते हैं। तो ये है। तो आपके पास रिस्पायरेटरी सिंसिटियल वायरस RSV है, जिसको आप कहते हैं कि ये ज़्यादातर इन्फेंट और चिल्ड्रंस में होता है, यंग चिल्ड्रंस में ब्रोंकाइटिस और नमूनिया काज करता है। ये इन्फेंट्स के और यंग चिल्ड्रन जो होते हैं उनमें ज़्यादातर होता है। वहाँ क्या करता है, ब्रोंकाइटिस और नमूनिया काज करता है। तो इसके बाद है एडिनो वायरस है। एडिनो वायरस, यहाँ हम एडिनो वायरस को हम यहाँ भी डिस्कस करेंगे। हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो जो वायरस हैं हम वहाँ भी इसको डिस्कस करेंगे। तो देखा जाए तो एडिनो वायरस जो है वो कोल्ड और नमूनिया काज कर सकता है। रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन है, ये काज कर सकता है, कोल्ड और नमूनिया काज कर सकता है। सम एडिनो वायरस काज मोर सिवियर इलनेस काज कर सकते हैं, आपके इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस की बात करते हैं तो या ये क्या है, ये भी यंग चिल्ड्रंस के ऊपर अंदर बहुत ही वो ज़्यादातर ये यंग चिल्ड्रंस में जो फ्लू होता है, नमूनिया होती है, तो ये इस वायरस की वजह से भी होती है। नेक्स्ट इसके हम अगर बता दें कि क्या कहते हैं कि इसके सिम्टम्स बता दें तो कफ है, फीवर है, रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस, वो पहले भी बताया मैंने। अभी नेक्स्ट है हमारे पास गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल वायरसेस की बात मैंने पहले भी बताई थी कि ऐसे वायरसेस जो सिर्फ टारगेटेड हैं आपके पास GIT के साथ, उसको हम गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल वायरसेस कहते हैं। तो जिसमें नोरो वायरस है, नोरो वायरस आपके पास जो है काज करता है वायरल इंट्राइटिस काज कर सकता है, स्टोमक इन्फ्लेमेशन काज कर सकता है, स्टोमक इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन काज कर सकता है। सिम्टम्स इंक्लूड वोमिटिंग है, डायरिया है, आपके पास स्टोमक क्रैम्प्स हैं। तो ये भी मैंने पहले भी कहा था कि जितने भी वायरस हैं वो तकरीबन सेम आपके पास जो हैं वो सिम्टम्स होते हैं। रोटो वायरस की बात करते हैं तो कॉमन काज ऑफ सीवियर डायरिया है इन यंग चिल्ड्रंस। यंग चिल्ड्रंस में आपके पास बहुत ही सीवियर जो डायरिया होती है आपके पास, वो किसकी वजह से होती है, रोटा वायरस की वजह से होती है। वैक्सीन अवेलेबल हैं इनके लिए। एडिनो वायरस मैंने पहले भी कहा था, ऊपर रिस्पायरेटरी वायरस में भी मैंने कहा था कि अभी मैंने इधर भी कहा आपको कि एडिनो वायरस का काम जो है वो आपके पास GIT के साथ भी है। तो सबसे पहले आपके पास एडिनो वायरस गेस्ट्रो इंट्राइटिस काज कर सकता है यंग चिल्ड्रंस में। यंग चिल्ड्रंस में मींस आपके पास इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टोमक, इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टाइन की इन्फ्लेमेशन काज कर सकता है। कौन आपके पास जो है एडिनो वायरस काज कर सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद मैं बताता चलूँ सिम्टम्स, डायरिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन वहीं की वहीं सेम है। एस्ट्रो वायरस की बात करते हैं, गेस्ट्रोइंट्राइटिस काज कर सकता है यंग चिल्ड्रंस में, वही बातें हैं, डायरिया, वोमिटिंग एंड एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। तो सेम आपके पास जो हैं सेम सिम्टम्स आपको दिख रही हैं। एंट्रिक एडिनो वायरस की बात करते हैं, टाइप 40 एंड 41 की बात करते हैं। एंट्रिक एडिनो वायरस की स्ट्रेंड्स है ना, एडिनो वायरस की भी स्ट्रेंड्स, हर मैंने कहा कि वायरस की के अंदर म्यूटेशंस आती हैं, म्यूटेशंस के तो वो स्ट्रेंड्स बनती हैं। तो इसकी तरह आपके पास इसके भी एक स्ट्रैंड है जिसको आप कहते हैं एडिनो वायरस, एंट्रिक एडिनो वायरस टाइप 40 एंड 41, स्पेशली associated विद द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। ये आपके पास गैस्ट्रो इंटेस्टाइन जो है उसके ऊपर ये इफेक्ट्स इसका वहाँ होता है। इसमें भी देखा जाए तो फीवर होगा, डायरिया होगी, एब्डोमिनल पेन है, ठीक है। इसमें भी सिम्टम्स कुछ ऐसे हैं। तो ये था ऑल अबाउट आपके पास, ऑल अबाउट कॉमन वायरल इन्फेक्शंस था। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं ट्रांसमिशन ऑफ वायरसेस। अभी भाई वायरस एक बॉडी के अंदर आ गया तो वो कहाँ से कैसे आया है, ठीक है, किस रूट के ज़रिए वो बॉडी के अंदर आया है। तो अभी उस बॉडी से अंदर
किस रूट के ज़रिए दूसरों में दाखिल होगा, तो हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स की। जब रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स की बात करेंगे तो जब भी आप देखें कि जब आप खांसते हैं तो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, स्नीजिंग करते हैं तब भी ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। जब आप इस तरह जो है आपके पास टॉक करते हैं, गप शप बातें करते हैं, तो जब भी आपके माउथ से ड्रॉपलेट्स निकलते हैं तो वो ड्रॉपलेट्स के थ्रू आपके पास वायरस एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा सकता है जब वो दूसरा पर्सन इनहेल करे। तो एयरबोर्न ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो आपको पता है कि बहुत सारे बैक्टीरियाज आपके पास एयर में मौजूद हैं। एयर में मौजूद है, जब हम उसको इनहेल करेंगे, एयर को कंटेमिनेटेड एयर को इनहेल करेंगे तो वो वायरसेस हमारे अंदर इंटर हो सकते हैं। तो मींस एयरबोर्न ट्रांसमिशन भी है। जैसे मिज़ल है, मिज़ल वो बहुत ज़्यादा कॉमन है इसमें। अभी डायरेक्ट कांटेक्ट की बात करते हैं, स्किन टू स्किन कांटेक्ट की बात करें। डायरेक्ट कांटेक्ट में स्किन टू स्किन, इट में भी आपके पास हगिंग करोगे, इट में भी टचिंग करेंगे, इट में भी किसिंग करेंगे आप लोग, इट में भी सेक्सुअल कांटेक्ट हो सकता है। तो ये इस वजह से भी आपके पास जो है वायरस 1% टू अनदर पर्सन जा सकते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास जो है फीकल रूट की बात करते हैं तो आपके पास जो है फ़र्ज़ करें कि फीकल रूट में जितना भी आपके पास वायरस जो होगा ना वो जीआईटी इन्फेक्टेड वायरस होगा। जो जीआईटी को आपका इफ़ेक्ट कर रहा होता है वो वायरस वहाँ, जब आप वहाँ आपके पास फीकल रूट को आप टच करेंगे, फिर उसको माउथ फेस में लगाएंगे, माउथ जहाँ भी लगाएंगे, फिर आपका जो है स्टमक इंटेस्टाइन वगैरह इफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है। वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन की बात करते हैं। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह, एक पर्सन 1% टू अनदर पर्सन या वन टू अनदर जाने के लिए किसी वेक्टर का होना लाजमी है। जैसे कि डेंगू आप पढ़ते हैं, जैसे कि मलेरिया आप पढ़ते हैं, तो वो वायरस जो है किसी मॉस्किटो के थ्रू एक से दूसरे में चला जाता है। जैसे कि एक मॉस्किटो बाइट करता है किसी के ऊपर, तो वहाँ से वो वायरस ले रहा होता है, फिर वहाँ से लेके आपके पास किसी दूसरे को डस्ट करेगा, किसी दूसरे को बाइट करेगा, तो फिर वो वहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र एक थर्ड पार्टी से हो गया है। तो इस तरह की ट्रांसमिशन को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन कहते हैं। ब्लड बॉर्न ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो ब्लड में देखा जाए ना, तो यहाँ जैसे कि आप लैब में काम कर रहे हैं, जैसे कि आप किसी ऐसे हेल्थ केयर सेंटर में काम कर रहे होते हैं, तो आप जब तमाम के तमाम आप जो है आप जो है गुड लैब प्रैक्टिसेस नहीं करेंगे, तो वहाँ इट में भी पॉसिबल कि आपको इफ़ेक्ट हो सकता है। कैसे कि आप ब्लड के साथ काम कर रहे होते हैं, क्या पता वो ब्लड आपके पास जो है इन्फेक्टेड हो, कोई वायरल डिजीज़ हो, कुछ एचआईवी हो, जो भी हो, तो वायरल इन्फेक्टेड कोई ब्लड मौजूद हो। आप अगर वहाँ एसओपीज़ के ज़रिए आप काम नहीं करेंगे जो आपने करना है, तो इट में बी पॉसिबल कि वो ब्लड से आपको डिजीज़ कास हो सकती है। इसके अलावा जब आपको इंजरी होती है, कहीं कट लगता है, तो वो कोई आपके पास, जैसे मैंने कहा मिज़ल है, जैसे मैंने कहा बहुत सारे आपके पास वायरसेस ऐसे हैं कि जो हमारे इन्वायरमेंट में हैं, एयर में, तो वो वहाँ जाएगा तो वो आपके ब्लड में अंदर जाएगा, तो आपको ब्लड के अंदर डिजीज़ कास कर सकते। एक दूसरी बात ये है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हो, एक पर्सन टू अनदर पर्सन आप ब्लड को ट्रांसफ्यूजन कर रहे हो, तो अगर ब्लड की चेकिंग नहीं करेंगे, ब्लड में कोई डिज़ीज़ है या नहीं चेक करेंगे, तो वो ब्लड आप दूसरे को लगाएँगे, तो उस ब्लड के ज़रिए भी क्या हो सकता है, इन्फेक्शन ट्रांसफ़र हो सकता है, वायरस ट्रांसफ़र हो सकता है। तो वर्टिकल ट्रांसमिशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पूछा भी जा सकता है कि भाई व्हाट इज़ मीन बाय वर्टिकल ट्रांसमिशन। तो एक प्रेग्नेंट वूमन जो है जब वह चाइल्ड बर्थ करती है, तो जब वो ही माँ, शायद इट में भी पॉसिबल कि वो इन्फेक्टेड हो किसी वायरस से, तो वो बच्चे को जब ब्रेस्ट फीडिंग करेगी तो वो दूध के ज़रिए भी वायरस बच्चे के अंदर इंटर हो जाएगा, तो वायरस के ज़रिए वो बच्चा आपके पास क्या होगा, इन्फेक्ट होगा। तो दिस इज़ कॉल्ड वर्टिकल ट्रांसमिशन। फिर एनिमल टू एनिमल ट्रांसमिशन, एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन की बात की जाए तो देखा जाए तो एक वायरस किसी पर्टिकुलर एनिमल के अंदर बन गया, फिर वहाँ से ह्यूमन में ट्रांसफ़र हो गया।
जैसे कि आपके पास देखा जाए तो हम कोविड-19 की ही बात करें तो कहा जाता था किसी बर्ड में ये बन ओरिजिनेट हो गया है। फिर उसी बर्ड से पूरा देखा जाए तो पूरा वर्ल्ड वाइड जो है आपके पास इफ़ेक्ट हो गया। तो एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो गई, ठीक है। तो फिर सेक्सुअल ट्रांसमिशन हो सकती है, जैसे कि आपके पास एचपीवी है, एचआईवी है, ह्यूमन पेपिलोमो पेपिलोमा वायरस जो है और एचआईवी जो है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जो है, वो विद द हेल्प ऑफ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से वो ट्रांसफ़र हो सकती है। अभी मैंने बात की थी कि भाई मैं मेडिकेशंस की चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस ऑफ ट्रीटमेंट वायरल इन्फेक्शंस। तो इसमें जो है जब सबसे पहले जो है लिमिटेड एंटी वायरल मेडिकेशंस। भाई आपको पता है कि एज़ कंपेयर टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन ड्रग्स बहुत ज़्यादा हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन ड्रग्स बैक्टीरियाज के लिए बहुत ज़्यादा ड्रग्स हैं एज़ कंपेयर टू आपके पास वायरल। क्यों? ये रीज़न क्या है कि क्योंकि वायरसेस के वायरल इन्फेक्शंस के लिए ड्रग्स कम क्यों हैं? क्योंकि वायरसेस के अंदर म्यूटेशंस आती हैं। वायरस स्ट्रैंड्स बनाते हैं अपने, तो 1 से 2 वो स्ट्रैंड्स लाएगा कि फिर वो ड्रग उसके लिए इफ़ेक्टिव नहीं होगी। तो फिर वो स्ट्रैंड्स इसलिए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रैंड्स बनाते हैं, इसीलिए ड्रग्स जो हैं कम हैं आपके पास वायरल इन्फेक्शंस के लिए एज़ कम्पेयर टू बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। फिर यही बात मैंने यहाँ भी लिखी है कि रैपिड म्यूटेशन इज़ एंड वेरिएबिलिटी है आपके पास। ये वायरस बहुत ज़्यादा वो क्या करता है, म्यूटेट करता है, वो न्यू स्ट्रैंड्स बना रहा होता है। इसलिए फर्स्ट सबसे पहला चैलेंज ये है, म्यूटेशन है दूसरा चैलेंज। फिर तीसरा जो है आपके पास वायरल लेटेंसी है। तो अभी देखा जाए तो कुछ अमूमन ऐसा होता है ना घरों में कि हम कोई मेडिसिन किसी बच्चे को दे देते हैं, किसी को मेडिसिन मुहैया करते हैं, फिर कुछ टाइम के बाद थोड़ा सा उसको आराम हो जाता है, रिलीफ हो जाता है, तो हम क्या करते हैं कि उस मेडिकेशन से उसको नहीं दे रहे। इसमें क्या हो रहा होता है कि वो मेडिकेशन उसका कोर्स क्लियर नहीं हो रहा होता है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शंस। तो फिर कुछ वायरसेस जो होते हैं कि जो लेटेंट फेस में होते हैं, इनएक्टिव फेस में होते हैं बॉडी के अंदर। फिर हम कहते हैं कि यार इसको तो ये तो ठीक ठाक हो गया, फिर इसके बाद थोड़े वक्त के बाद फिर वो एक्टिव स्टेट में आ जाता है, फिर वो बॉडी को इफ़ेक्ट कर रहा होता है। तो ये है एक बड़ा हमारे पास चैलेंज है कि वायरस को समझने के लिए। रेजिस्टेंस टू एंटी वायरल मेडिकेशंस, वही बात है कि मैंने पहले भी कहा कि न्यू स्ट्रेंड्स बनने की वजह से वो मेडिकेशंस काम नहीं कर होती हैं। तो ये हो गया आपके पास चीज़ें आ गई। इसके बाद ड्रग इन डिलीवरी डिफ़िकल्ट इन डिलीवरी है ड्रग्स, जैसे कि देखें कि वो वुहान में वहाँ वायरस जनरेट हो गया, वहाँ कहीं भी आपने वैक्सीन बनाई, वैक्सीन बनाने तक कितने लोग मर गए, वो वैक्सीन को आपने डिलीवर करने तक कितने लोग मर गए। तो ये डिफ़िकल्ट हो सकता है किसी भी वायरस में। वायरल डाइवर्सिटी है, वायरल की बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है। तो ये था आपके पास ऑल अबाउट जनरल एक लेक्चर था वायरल इन्फेक्शन, किसी पर्टिकुलर वायरस के ऊपर नहीं था कि ये एक जनरल एक लेक्चर था अबाउट वायरल इन्फेक्शंस। आई मेरे ख़्याल में आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।